हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करेंगे। परिभाषा से सीखेंगे। यदि उससे नहीं समझ में आएगा तो आसान शब्दों में हम लोग सीखेंगे। यदि उससे भी नहीं समझ में आएगा तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये तीनों में से कोई ना कोई आपको समझ में पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति की परिभाषा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया है ना? तो चलिए देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। परिभाषा से तो कुछ नहीं समझ में आया। हम लोग आसान शब्द में समझते हैं। जब बाजार में सामान महंगा हो जाता है और हर चीज का दाम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो इसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रास्फीति का दूसरा नाम है महंगाई। दूसरा नाम क्या है? महंगाई, या हर चीज वस्तु को धीरे धीरे क्या होना? महंगा होना। यानी कि बाजार में जब सामान धीरे धीरे महंगा होते चली जाती है तो इसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना? अब इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि चीनी के दाम इस साल यानी कि 40 किलो प्रति रुपया था। 40 किलो प्रति रुपया था, यानी कि 40 रुपये में आपको 1 केजी मिल जाता था चीनी आपको। अगले साल 2026 में मान के चलिए कि चीनी का मूल्य प्रति केजी कितना हो गया? 50 रुपये प्रति किलो हो गया, है ना? तो यानी कि आप इससे पता लगाएं कि कीमत में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। यानी कि कीमत में क्या होगी? बढ़ोतरी हो गई, यानी 10 रुपया का बढ़ोतरी हो गया। तो यही आपको मुद्रास्फीति हो गया। यानी कि जो महंगा हुआ वस्तु इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना? इस यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मुद्रास्फीति में क्या हुआ? रुपया के वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। यानी जो सामान हम 40 रुपया में जो खरीदते थे वो अब सामान हम कितने में खरीद रहे हैं? 50 रुपये में खरीद रहे हैं। यानी 40 रुपया का वैल्यू अब कम गया, अब 50 रुपया की वैल्यू बराबर हो गया। यानी 40 रुपये के वैल्यू के बराबर किसका बराबर हो गया? 50 रुपये के वैल्यू के बराबर हो गया। यानी कि बाजार में जो सामान को महंगा होना धीरे धीरे, उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? मुद्रास्फीति का असर अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति की वजह से सामान महंगा हो जाता है। अभी हमने देखा कि 40 रुपये के सामान अगले साल कितना? 50 रुपये में हो गया। तो सामान क्या हो गया? महंगा हो गया, है ना? मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अभी हमने बताया कि मुद्रा की वैल्यू कम हो गया। कैसे कम हो गया? जो मान के चलिए कि जो 40 रुपया में अभी आप सामान खरीद रहे थे 2025 में, वो अब 50 रुपये में खरीद रहे हैं। यानी 50 रुपया और 40 रुपया दोनों बराबर हो गया। यानी 50 रुपया की जो वैल्यू था, जो पिछले साल 40 रुपये के बराबर था, यानी कि अभी जो 40 रुपया के बराबर कितने वैल्यू हो गया? 50 रुपया के बराबर हो गया। यानी कि 40 रुपया के वैल्यू अब कम गया ना, क्योंकि 40 रुपये में 1 केजी खरीदे थे, आज 50 रुपये में 1 केजी खरीदते हैं, है ना? तो यानी कि 40 रुपया के तो वैल्यू कम गया, है ना? अब 40 रुपया में कितना खरीदिएगा? 800 ग्राम या 700 ग्राम ही खरीद पाइएगा, 1 केजी तो खरीद नहीं पाइएगा, है ना? तो इससे क्या हुआ? यानी कि मुद्रा की 40 रुपया की वैल्यू कम गया, यानी मुद्रा की वैल्यू कम गया। दूसरा होता है क्रय शक्ति कम करना। यानी कि क्रय शक्ति में भी कम हो जाती है। क्यों? मान के चलिए कि आप पहले 40 रुपये में 1 केजी खरीदते थे, अब आपके पास 40 रुपया है, तो 40 रुपये में कितने केजी खरीदिएगा? यानी कि केजी तो अब तो एक केजी मिलेगा नहीं, अब 700 या 800 ग्राम ही सामान खरीद पाइएगा। यानी कि तो क्रय करने की क्षमता क्या हो गई? आपको कम गया। यानी पहले 1 केजी खरीदते थे, अभी 40 रुपये में कितना खरीदेंगे? 800 ग्राम या 700 ग्राम खरीद पाएंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? क्रय शक्ति में कमी आ गया। जैसे आसान भाषा में समझते हैं, 5 रुपये में समोसा पहले एक मिलता था आपको, लेकिन अब वही समोसा क्या हो गया? 10 रुपये में मिलता है। यानी 5 रुपये में का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि रुपये की वैल्यू घट गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आसानी से आ रहा होगा, है ना? अब देखिए, मुद्रास्फीति के कारण, यानी इसके कारण अब हम लोग जानते हैं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, है ना? जब किसी वस्तु या सेवा की मांग बहुत अधिक हो जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती तो दाम बढ़ने लगते हैं। दाम क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। ये पहला कारण है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि डिमांड जब बढ़ जाएगी, यहाँ आपको देखिए फिगर में बताएगा कि डिमांड जब बढ़ जाएगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी? कमती है ना? सप्लाई कमेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगा हो जाएगा।
मान के चलिए, उदाहरण से समझते हैं आपको। मान लीजिए कि त्योहार जैसे दीपावली, दुर्गा पूजा के समय मिठाई, कपड़े, सोने की मांग अचानक क्या होती है, बढ़ जाती है। दुकानें पे भीड़ बढ़ती है, लेकिन मिठाई और कपड़े की आपूर्ति जल्दी नहीं बढ़ पाती। यानी कहने का मतलब जो सप्लाई होता है बाजार में कपड़े मिठाई का, वो जल्दी मतलब कि बाजार में नहीं आ पाता है। मान के चलिए कि तो इससे क्या होता है कि कपड़े और मिठाई के दाम क्या होते हैं, दुकानदार बढ़ा देता है ना। मान के चलिए कि आपको पहले 5 वस्तु को खरीदने वाले 2 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। तो दुकानदार के पास 5 वस्तु है, लेकिन खरीदने वाला कितना है, 10 लोग है। 10 लोग है ना, यानी मांग करने वाला कितना है, अब 10 लोग हैं, लेकिन उसके पास, दुकानदार के पास कितना है, 5 वस्तु है। तो वो क्या करेगा कि वो कीमत को बढ़ा देगा, है ना, कीमत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसी को कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे महंगाई हो गया, यानी मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न हो गई, यानी महंगे सामान हो गया। तो महंगा कोई ना हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा। तो इससे इन्फ्लेशन उत्पन्न होगा, यानी कि मुद्रास्फीति की सिचुएशन बन जाएगा। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति, है ना। इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, लागत जन मुद्रास्फीति। जब उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो व्यापार और कंपनियां अपने उत्पादकों के दाम बढ़ा देती है ना। ये कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं तो ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा तो सब्जी, अनाज, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएगी, यानी खाने पीने की चीज़ें क्या हो जाएगी, महंगा हो जाएगी, है ना। जैसे हम आपको समझाते हैं, पहले मान के चलिए कि पेट्रोल का दाम मतलब 100 रुपये था, अब कितने रुपये हो गया, अब मान के चलिए कि 100 रुपया से बढ़कर के 120 रुपया, 150 रुपया हो गया पेट्रोल के दाम। तो जो हमको सामान पहले ट्रांसपोर्ट करके, यानी गाड़ी वाला जो हमको 5,000 रुपया लेता था, वो अभी कितना लेगा, 8,000 रुपया लेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि हमको इतना में पोसाई नहीं पड़ता है, तो हमें 8,000 रुपये की ज़रूरत है, हम 8,000 में ही आपको सब्जी, अनाज पहुँचाएंगे। तो आप दिए कितना, 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया दिए, और पहले कैसे कितना लाते थे, 5,000 में, नहीं 3,000 आप महंगा खरीद के लाएं। तो आप क्या करिएगा कि साग सब्जी, जितने भी रोजमर्रा की चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें, उसको क्या करिएगा, दाम को भी बढ़ा दीजिएगा आप, कि ताकि आपको ट्रांसपोर्टिंग में जो खर्चा हुआ है पैसा, वो उससे मुनाफा हो जाए, यानी उससे ज़्यादा आपको मुनाफा हो। तो क्या करिएगा, आप क्या करिएगा कि आप अपने सामान की, वस्तुओं की कीमत क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा। तो इसी को कहते हैं लागत जन मुद्रा, है ना। इसी को कहते हैं लागत जन मुद्रा। माने कहने का मतलब हुआ कि जहां से सामान आप ला रहे थे, है ना, वहीं, यानी प्रोडक्शन के टाइम से ही महंगा आ रहा है सामान, वहीं से महंगा आने लगा सामान, तो आप भी क्या करिएगा कि आप भी बाजार में सामान को महंगा कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना। यानी जहां उत्पादन होती है वस्तु का, वहीं से सामान आपको महंगा आने लगे, तो आप बाजार में आते आते आप क्या करिएगा, सामान महंगा हो जाती है। तो इसी को कहते हैं लागत जन मुद्रा। यानी कि उत्पादन महंगा हो गया तो दाम भी बढ़ जाएगा और लागत जन मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। सॉरी, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, यानी वैश्विक कारण से। वैश्विक कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है, अन्य देशों पर भी पड़ता है। तो ये परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा। हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी देश में संकट आने के कारण उस देश से आयात करने वाले अन्य देशों पर इसका असर पड़ता है और उन देशों में वस्तुएं महंगी हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि भारत में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गया, महंगा हो गया, तो भारत के सामान महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो जो भारत से जो खरीदेगा लोग, मान चलिए नेपाल खरीदे, तो नेपाल तो भारत से महंगा सामान खरीद रहा है, तो नेपाल में भी क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा। यानी इसी को कहते हैं कि यदि किसी देश में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि वैश्विक दृष्टि से भी इसका प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति को महंगा पड़ता है ना, महंगा पड़ता है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं। जैसे मान के चले कि खाड़ी देशों में या कहीं भी मतलब कि युद्ध हो गया, वहाँ से हमारी सामान आती थी पहले 100 रुपया डॉलर, अभी 150 रुपया आ रही है, तो हमारे सामान देश में भी महंगा हो जाएगी। तो यानी कि उस
दूसरे देशों का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ गया, यानी कि विश्व की प्रभाव हमारे देश में भी पड़ गया। तो इसी को कहते हैं वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाना। ठीक है, जैसे वैश्विक कारणों से इसी को कहते हैं, जैसे उदाहरण से हम समझा देते हैं। जैसे कच्चे तेल की कीमतें मान चलिए कि अन्य देशों में विदेशों में क्या होता है, खरीद करके हम लोग लाते हैं, है ना। और खाड़ी देश में ही जैसे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब इत्यादि में क्या होगा कि तेल महंगा हो जाएगा। तो तेल महंगा हो जाएगा तो भारत में भी क्या हो जाएंगे, तेल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज महंगा हो जाएगा, और फिर जिससे हमारे सामान महंगा हो जाएंगे। यानी तेल महंगा होगा तो डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज महंगा हो जाएगा, और रोजमर्रा की चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें भी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। हमने अभी उदाहरण से बताया, उसी का यहाँ पे जस्ट उदाहरण है। तो ये भी चीज़ आप लोग को वैश्विक कारण से कैसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए मुद्रास्फीति के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब वस्तुएं और सेवाओं के दाम बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे 2%, 3% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि सालाना, यानी साल भर में आपको 2% या 3% प्रति वर्ष बढ़ रहा है वस्तुओं की कीमत या दाम, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं, आसान शब्द में कीमतें जैसे धीरे धीरे बढ़े, जिससे आम लोगों आसानी से सह सके, आम लोग क्या करें, आसानी से सह सके, पता भी नहीं चले कि महंगा हुई है। जैसे उदाहरण के मान के चलिए लेते हैं कि कीमत 50 रुपये केजी था पिछले साल 2025 में, 2026 में 2024 में पिछले साल 50 रुपये केजी था, लेकिन 2025 में क्या होगी, 52 रुपये केजी हो गई। तो इससे क्या हो गया कि 2 रुपया महंगा हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता पर क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति विकसित देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। यानी कि रेंगती हुई या रंगती हुई मुद्रास्फीति, है ना, विकसित देशों के लिए क्या मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग चलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। थोड़ा मेरा गला बजा हुआ है, कुछ आवाज़ में डिफरेंटेड हो गई तो आप लोग गलत कमेंट नहीं करिएगा प्लीज। तो देखिए, चलती हुई मुद्रास्फीति, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% सालाना बढ़े, यानी कि साल में 3% से लेकर के 10% के बीच में जब कीमतों की जब कीमत बढ़ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। उसी को क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति। जब सालाना 3% से लेकर 10% तक बढ़े, तो उसे हम लोग चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि दूध अभी 50 रुपये लीटर था, ठीक है, एक साल बाद क्या हो गया कि 50 से यानी कि 55-60 हो गया, यानी 55 से 60 रुपये, यानी 5 रुपया बढ़ोतरी हो गया, है ना। तो 5 रुपये बढ़ोतरी हो गया, यानी महंगा हो गया सामान। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं क्या है, चलती हुई मुद्रास्फीति। यानी इस स्थिति में क्या हुआ, 3% से 10% के बीच में, है ना, कीमत की बढ़ोतरी हुई है, मूल्य की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये समझ में आ गया। ये विकासशील देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसी स्थिति में भारत को, है ना, चलती हुई मुद्रास्फीति अपनानी चाहिए, जिससे विकासशील देशों में से होकर के विकसित देशों में पहुंच सके, है ना। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, अगला है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। देखिए, जब मुद्रास्फीति की दर अचानक वृद्धि होकर 10 से 20% तक पहुंच जाए सालाना, यानी कि 10 से 20% तक पहुंच जाए, तो इसे कहते हैं हम लोग रनिंग मुद्रास्फीति, यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन, यानी कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे पेट्रोल का आज दाम कितना 2025 में 150 रुपये लीटर था, वो अगले साल 2026 में कितना हो जाएगा, मान के चलिए कि 250 से लेकर 300 रुपया हो गया। तो 10 से 20% की बढ़ोतरी हो गई इस दौरान, है ना, साल भर में। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति बोलेंगे, कि हमारे देश में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति आ गई है, दौड़ती हुई रनिंग इन्फ्लेशन हमारे देश में उत्पन्न हो गई है ना। ऐसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अगला है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति जिसे सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ऐसी स्थिति है जहां कीमतों में 20% या उससे अधिक
20% या उससे अधिक तेजी से वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दौड़ती हुई 20% से अधिक हो जाएगा, जैसे गेहूं के आज मान चले 2025 में 30 रुपये केजी था, अगले साल 2026 में 60 रुपये से 70 रुपये केजी हो जाए तो ऐसी स्थिति को 20% बढ़ोतरी जो हुआ तो हम लोग दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। तो आप लोग को अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। देखिए अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति जब किसी देश में मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों यानी कि 100%, 150%, 200%, 300% इससे अधिक यानी 100 से 3 अंकों वाली परसेंटेज में जब बढ़ने लगे सालाना तो ऐसी स्थिति को हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति को कहते हैं। यह एक चरम आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं जिससे मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर जाता है, कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे जिम्बाब्वे 2008 में एक ब्रेड की कीमत लाखों डॉलर हो गई थी, यानी अति मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसी स्थिति को हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं जिसमें 3 अंकों वाली यानी कि 100%, 150%, 200% इस तरह के सालाना बढ़े, महंगा हो जाए सामान, तो ऐसी स्थिति को हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव किस किस पर पड़ता है ना, किस किस क्षेत्र में। तो देखिए उपभोक्ता को क्या होगा, इसमें हानि हो जाएगा, हानि होगा क्योंकि हम मान चले किसी सामान को उपभोग करने वाले हैं, है ना। तो हमें तो भाई पहले 50 रुपया में 1 केजी मिलता था, अभी मान के चलिए हमें 60 रुपया में मिल रहा है, तो हमारी क्या हुआ, 10 रुपया हम तो नुकसान सह रहे हैं, यानी कि तो हम उपभोक्ता हैं तो हमारी क्या होगी, हानि हो गया। यानी हमें हानि हो रहा है ना कि हम 50 रुपये में जो सामान खरीदते थे अब हम 60 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हमें 10 रुपया का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना। तो इस स्थिति में उपभोक्ता को क्या होता है, हानि हो पाता है। उत्पादन को लाभ होता है। अब कैसे उत्पादन को लाभ होता है भाई, तो देखिए मान के चलिए कि हम पहले सामान हम प्रोड्यूसर हैं, मान के चलिए हम सामान को उत्पादन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सामान को उत्पादन करता है तो पहले जो हमारा सामान मान चलिए कि 100 रुपये मिलता था, अभी हम वो सामान कितना बेच रहे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें तो फायदा हो रहा है ना। यानी कि हमें तो क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है 50 रुपये का, यानी कि तो इसमें उत्पादन करने वाले को क्या होता है, लाभ होता है ना। ऋण दाता को हानि हो जाती है और ऋणी को यानी कि देनदार को इसमें लाभ हो जाता है ना। लेनदार को इसमें हानि हो जाता है और देनदार को इसमें लाभ हो जाता है, ठीक है। सार्वजनिक बचत भी कमी हो जाएगी। जैसे सार्वजनिक बचत भी हम लोग कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि मान चले कि पहले हम 100 रुपये के सामान खरीदते थे तो हमें मतलब कि 20 रुपया उसमें 80 रुपये के सामान खरीदते थे 100 रुपये में, तो 20 रुपये के हमें क्या हो जाती थी, बचत हो जाती थी। लेकिन अब 80 रुपये में नहीं सामान खरीद करके अब हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हमारा तो 20 रुपये गायब हो जा रहा है ना। यानी कि 20 रुपये जो बचा पा रहे थे तो वो अब नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो हम 80 रुपये में सामान खरीदते थे तो हमें 100 रुपये में 20 रुपये बच जाता था, लेकिन अभी हम 100 रुपये में सामान खरीद रहे हैं तो हमें 20 रुपये का तो नुकसान हो जा रहा है, तो हमारी बचत कम गई, यानी हम बचत कम कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होती है कि सार्वजनिक बचत कमी हो जाती है, यानी कि हमें बचत कम कर पाते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है ना। सार्वजनिक व्यय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आयात वृद्धि हो जाती है, निर्यात कमी हो जाती है। रोजगार इसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि रोजगार वृद्धि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वृद्धि भाई, क्योंकि जो मान चले कि कंपनी के जो मालिक था उसका अब प्रोडक्शन वो बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि तो और मजदूर बुला करके लाएगा, तो इससे क्या हो गया, रोजगार मिलेगा, क्योंकि और मजदूर लाएगा और प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि उसका सामान जो 100 रुपये का था वो 150 रुपये बिक रहा है, तो क्या करेगा कि मजदूरों को लाएगा और प्रोडक्शन बढ़ा करके सामान को और ज़्यादा मतलब कि बेचने की कोशिश करेगा, तो इससे रोजगार मिलेगी। तो रोजगार का क्या होती है, वृद्धि हो जाती है ना। स्थिर आय समूह हानि हो जाता है। अब पेंशन भोगी वर्ग भी हानि हो जाता है, क्योंकि पहले जो पेंशन मिल रहा था वही अभी पेंशन मिल रहा है, लेकिन उतना में तो अभी वस्तुएं नहीं खरीदी जा रही है ना, तो इससे पेंशन भोगी भी हानि हो जाती है ना, हानि हो जाती है। अब इसमें है बॉन्ड धारक भी इसमें हानि होता है, बॉन्ड धारक को भी इसमें हानि होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह से वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।